नमस्कार, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो साइंस से रिलेटेड हमारा टॉपिक है ईंधन। कौन सा टॉपिक है? ईंधन। ईंधन से रिलेटेड हम लोग आज कुछ एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे। 20 एमसीक्यूज़ हम ईंधन से रिलेटेड पढ़ेंगे। आइए देखते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, मोमबत्ती का दहन होता है। मोमबत्ती का दहन होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक अभिक्रिया है। तो आपका जो आंसर है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर रहेगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या रहेगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जो आप लोगों को मैं बता दूं कि दो प्रकार की अभिक्रिया आप लोगों ने लगभग पढ़ी होगी। एक होता है ऊष्माक्षेपी और एक होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया होती है उसमें क्या होता है, उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा बाहर निकलती है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है कि ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया होती है उसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला था कि मोमबत्ती का दहन एक कैसी अभिक्रिया है? तो कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बायोगैस संयंत्र में बायोगैस संयंत्र जो होता है उसमें बायोगैस उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? तो जो बायोगैस संयंत्र होता है उसमें बायोगैस संयंत्र का जब हम लोग उत्पादन करते हैं तो उसमें कौन सा तत्व आवश्यक नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 1 गोबर, ऑप्शन नंबर 2 पानी, ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन और ऑप्शन नंबर 4 अवायवीय बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर 4 अवायवीय बैक्टीरिया। तो आपको पता होगा कि जो आपका जो बायोगैस संयंत्र है उसमें ऑप्शन नंबर ए गोबर है। तो गोबर तो स्वाभाविक है कि गोबर क्या करता है, गोबर तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गोबर निभाता है, पानी निभाता है। और गोबर और पानी को जब ऑक्सीजन मिलती है तभी वो उसके अंदर का जो सड़न जो होती है वो चलती है। तो ऑक्सीजन तो महत्वपूर्ण भाग है। तो ये कुल मिला के बात ये है कि ये तीनों जो ऑप्शन हैं ये बायोगैस संयंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो तीनों जो ऑप्शन हैं ये बायोगैस संयंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और आपका जो लास्ट वाला जो ऑप्शन है अवायवीय बैक्टीरिया, तो अवायवीय बैक्टीरिया महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए आपके क्वेश्चन का आंसर रहेगा अवायवीय बैक्टीरिया। क्योंकि उसमें क्वेश्चन क्या पूछा है? नहीं पूछा है, ये नहीं पूछा है कि कौन कौन से हैं, ये पूछा है कि कौन सा नहीं है। क्या पूछा? नहीं वाला पूछा है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 3 ये रहा आपके सामने, प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में मौजूद गैस का नाम क्या है? प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में मौजूद गैस का नाम क्या है? तो स्वाभाविक है ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी मीथेन। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी नहीं, सल्फर डाइऑक्साइड होगी नहीं प्राकृतिक गैस और बायोगैस में। तो स्वाभाविक है मीथेन गैस में मौजूद रहती है। मीथेन गैस ही NH4 जो होती है वो आपकी उसमें मौजूद रहती है। प्राकृतिक गैस में भी मीथेन रहती है और बायोगैस में भी मीथेन रहती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से किसे मार्श गैस भी कहते हैं? मार्श गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन जो होती है, मीथेन को ही मार्श गैस के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। क्योंकि मीथेन गैस को ही किस नाम से जानते हैं? मार्श गैस के नाम से ही मीथेन गैस को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो CO2 को तो शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। शुष्क बर्फ के नाम से CO2 को जानते हैं। CFC
ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, ये अम्ल वर्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए आपके क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? मीथेन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 5वां देखिए। प्रश्न नंबर 5वां जो है क्या है? एलपीजी का मुख्य अवयव क्या है? एलपीजी। अब इस प्रश्न में देखिए आप, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ऑप्शन नंबर ए देखिए आप, ऑप्शन नंबर ए है मीथेन और एथेन। एलपीजी में मुख्य अवयव जो होता है मीथेन और एथेन होता है। ऑप्शन नंबर बी है एथेन और प्रोपेन होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन और पेंटेन होता है। तो आपका एलपीजी का जो मुख्य अवयव होता है, जो रसोई घर में जो एलपीजी यूज़ होती है, उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन। आईएमपी प्रश्न है, हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है लगभग। आप देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 जो है, दहन की प्रक्रिया में रिक्तिस्तान गैस का अवशोषण होता है और रिक्तिस्तान गैस बाहर निकलती है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी गैस का तो दहन, मतलब अपना प्रश्न अपना जो टॉपिक है वही क्या है? वही दहन है। दहन से रिलेटेड हम लोग प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो दहन से रिलेटेड जो प्रश्न पढ़ रहे हैं उसमें जो आपका जो टॉपिक है दहन, ऑप्शन नंबर ए है N2 और O2। ऑप्शन नंबर बी CO और CO2। ऑप्शन नंबर सी O2 और CO2। ऑप्शन नंबर डी N2 और O2। तो दहन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस का तो क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन गैस का अवशोषण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड मतलब आपका CO2 का क्या होता है? CO2 क्या होती है? बाहर निकलती है। दहन की जो प्रक्रिया होती है, इसमें क्या होता है कि आपका दहन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का तो अवशोषण होता है और CO2 गैस बाहर निकलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 जो है आपका, अम्लीय वर्षा का कारण, मतलब अम्लीय वर्षा जो होती है, अम्लीय वर्षा जिसमें जो बरसात के बाद, जो जैसे बरसात निकल जाने के बाद गर्मियों में जो अम्लों को, जो अम्ल वृष्टि जो होती है, एसिड रेन जिसको बोलते हैं, वो उसका क्या कारण है मुख्य रूप से? तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2। अगला कार्बन के ऑक्साइड मतलब CO2 मान लो। उपरोक्त सभी। तो अम्लीय वर्षा के लिए ये आपके तीनों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट भूमिका अम्लीय वर्षा के रूप में मनाते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर रहेगा। सल्फर डाइऑक्साइड भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, का कारण भी यही है। नाइट्रोजन ऑक्साइड भी इसी का कारण है और कार्बन के ऑक्साइड भी इसी का ही कारण है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला आता है अब क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका जो देखिए, प्रश्न नंबर 8 है कि जैव गैस का मुख्य संघटक क्या है? जैव गैस का मुख्य संघटक क्या है, क्या होता है? तो जैव गैस आप लोगों ने इससे पहले वाले प्रश्न में पढ़ा होगा। बायोगैस और प्राकृतिक गैस में क्या का मुख्य मतलब क्या होता है? तो उसमें क्या क्वेश्चन था? मीथेन। तो स्वाभाविक है कि जैव गैस का भी मुख्य घटक क्या है? मीथेन ही होगा। क्या होगा? मीथेन। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर
प्रश्न नंबर 9 है आपका, प्राकृतिक गैस का मुख्य अपघटक क्या है? तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अपघटक प्रश्न को पढ़ना जरा ध्यान से कि प्राकृतिक गैस जो होता है उसका मुख्य अपघटक क्या है? तो मीथेन, ऑप्शन नंबर बी इथेन, ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर डी प्रोपेन। तो मुख्य अपघटक जो होता है ना, इसका अपघटक होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन इसका मुख्य अपघटक होता है। प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे अधिक ऊष्मीय मान रखता है? ये ईंधन है, टाइपिंग मिस्टेक है। ईंधन, निम्न में से कौन सा ईंधन सबसे अधिक ऊष्मीय मान रखता है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी जैव गैस, ऑप्शन नंबर डी मीथेन गैस। तो आपका जो होता है हाइड्रोजन सबसे अधिक ऊष्मीयमान किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। किसका होता है? हाइड्रोजन का सबसे अधिक ऊष्मीयमान होता है। आपका प्रश्न नंबर 10 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 11 ये हैं आपके सामने, जीवाश्म ईंधन होते हैं। जीवाश्म ईंधन जो हैं, जीवाश्म ईंधन जीवों के जो अवशेष जो प्राप्त होते हैं जिसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है नवीनीकरण और अक्षय। अक्षय मतलब होता है जो क्षय नहीं होता है, और नवीनीकरण का मतलब होता है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी ईंधन को हम उपयोग में लाने के बाद फिर से उपयोग में ला सकते हैं, नवीनीकरण कहलाता है। और अनवीनीकरण क्या होता है? अनवीनीकरण होता है जिसे हम एक बार उपयोग में लाने के बाद फिर से हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, अनवीनीकरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी नवीनीकरणीय और क्षय। नवीनीकरणीय और क्षय, तो जो आपका जीवाश्म ईंधन जो होता है ये नवीनीकरण होता है और क्षय भी होता है। मतलब इसका क्या होता है, इसको हम फिर से उपयोग में ला सकते हैं, इसका नवीनीकरण हम लोग कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है आपका, प्रकाश युक्त लो ही नहीं है ये शायद, प्रकाश युक्त लो कैसी दिखाई देती हैं? तो प्रकाश युक्त जो लो होती है वो हरी दिखाई देती हैं कि नीली दिखाई देती हैं कि पीली दिखाई देती है कि लाल दिखाई देती है? तो आपका जो ऑप्शन है प्रकाश युक्त लो कैसी दिखाई देती है, तो प्रकाश युक्त लो जो है आपकी पीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? पीली। 12वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी पीली। अगला प्रश्न ये है आपके सामने, प्रश्न नंबर 13 है, जेट विमानों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन, जो आपके जो जेट विमान जो होते हैं इसमें कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? जेट विमानों में कौन सा ईंधन प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए डीजल, ऑप्शन नंबर बी केरोसिन, ऑप्शन नंबर सी सीएनजी, ऑप्शन नंबर डी पेट्रोल। तो आपका जो जेट विमान है उस जेट विमान में जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है केरोसिन। क्या किया जाता है? केरोसिन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर केरोसिन। इसी के बीच में आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं, मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अच्छी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में अपने सुझाव दें जिससे मैं और भी अच्छा अपने आप के अंदर और वीडियो की क्वालिटी या इसमें और भी अच्छा सुधार कर सकूं। आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, पेट्रोलियम को सामान्य नाम से जाना जाता है। पेट्रोलियम जो होता है इसको सामान्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हरित स्वर्ण, ऑप्शन नंबर बी पीला स्वर्ण, ऑप्शन नंबर सी काला स्वर्ण, ऑप्शन नंबर डी श्वेत स्वर्ण। तो आपका जो पेट्रोलियम है, स्वाभाविक है पेट्रोल को हम लोग काला स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, या काले स्वर्ण के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। किसको? पेट्रोलियम को। किसको? पेट्रोलियम को हम काला स्वर्ण के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 15 है आपका, गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम भी है?
आपका प्रश्न नंबर 15 क्या है? गैसोलीन क्या है? आपका प्रश्न नंबर 15 क्या है कि गैसोलीन किस पदार्थ का अन्य नाम भी है? तो डीजल को हम गैसोलीन बोलते हैं, कि प्राकृतिक गैस को बोलते हैं, कि पेट्रोल को बोलते हैं, कि कच्चा तेल को बोलते हैं। तो जो आपका जो गैसोलीन जो होता है, ये गैसोलीन को हम किस नाम से जानते हैं? पेट्रोल के नाम से। हम गैसोलीन का दूसरा नाम भी क्या है? पेट्रोल है। गैसोलीन का अन्य नाम क्या है? गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम है? तो किस पदार्थ का दूसरा नाम है? पेट्रोलियम का दूसरा नाम है। पेट्रोल का दूसरा नाम क्या है? गैसोलीन, या गैसोलीन का दूसरा नाम क्या है? पेट्रोल। अगला है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर जो 16 है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र त्राणीय संयंत्र है में प्रयुक्त होने वाला ईंधन, नाभिकीय शक्ति संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है। ऑप्शन नंबर ए गैसोलीन है। ये गैसोलीन क्या की जगह गैसोलीन। ऑप्शन नंबर बी सोना। ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी सोडियम। तो आपका नाभिकीय संयंत्र आप लोगों ने कक्षा 9वीं 10वीं में पढ़ा होगा, अगर आपको याद रहा हो तो 92 यूरेनियम 235 आप लोगों ने ऐसे नाम पढ़े हुए हैं। तो यूरेनियम जो होता है ये नाभिकीय संयंत्र में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम भी 2-3 प्रकार का, तो 92 यूरेनियम 235 238 इस प्रकार से यूरेनियम के टाइप्स होते हैं। तो नाभिकीय संयंत्र में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? यूरेनियम प्रयुक्त होता है। कौन सा होता है? इसलिए 16 नंबर के प्रश्न का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम। प्रश्न नंबर 17 दहन होता है। प्रश्न नंबर 17 जो है क्या है? दहन होता है। दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब दहन मतलब जलना। कोई सी भी चीज़ कैसे कब काम करती है, कब जलती है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है दहन। नाइट्रोजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो इधर का जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है। तो और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो उत्तर रहेगा कि दहन कब होता है? ऑक्सीजन की ही उपस्थिति में दहन होता है। दहन मतलब होता है जलना। तो दहन जो होता है वो जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक नहीं जलेगी। आप लोगों को पता होगा कि जब हम गाँव में चूल्हा जलाते हैं, चूल्हा, तो उसमें एक लकड़ी रखते हैं और उसको जलाते हैं, तो और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है या न के बराबर होती है, तो वो लकड़ी नहीं जलती है। और अगर वहाँ पे ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में मिले और एक लकड़ी की अपेक्षा 2-3 लकड़ियाँ जब हम एक साथ में रखते हैं तो आसानी से जल जाती हैं। ये होता है दहन। दहन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। दहन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होता है। प्रश्न नंबर 18 ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? अब प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं एग्जाम में ये करते हैं कि प्रश्न को पढ़ तो लेते हैं लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ते कि उसने नहीं पूछे हैं कि है पूछे। हम लोग कितना पढ़ते हैं? बस निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है या नहीं है, तो देखते से हम लोग डायरेक्ट उत्तर लगा देते हैं। लेकिन प्रश्न को हम लोग अगर अच्छी तरीके से पढ़ें तो हमारा एक भी प्रश्न गलत होने की संभावना नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए मिट्टी का तेल। ऑप्शन नंबर बी गोबर के उपले। ऑप्शन नंबर सी सीएनजी। ऑप्शन नंबर डी कोयला। तो निम्न में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन है, सीएनजी जीवाश्म ईंधन है, कोयला भी जीवाश्म ईंधन है, लेकिन गाय के गोबर के उपले, मतलब गांव में हम लोग बोलते हैं कंडे, क्या बोलते हैं? कंडे। तो ये जो है ये क्या है? ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। प्रश्न नंबर 19 ये रहा, तारपीन के तेल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? जो तारपीन का जो तेल होता है उसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है? तो कम दाब पर आसवन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? कम दाब पर आसवन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी प्रभाजी आसवन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी प्रभाजी आसवन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी भाप आसवन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी भाप आसवन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी साधारण आसवन द्वारा। तो आपका जो प्रश्न है वो एक बार और पढ़ना जरा। तारपीन का तेल का शुद्धिकरण, जो तारपीन का तेल जो होता है वो भाप आसवन के द्वारा उसका शुद्धिकरण होता है। किसके द्वारा?
भाप आसवन के द्वारा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20वां 20 प्रश्न है। मैं हर रोज आपके लिए 20 प्रश्न लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। लास्ट क्वेश्चन है, आपके टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। हम लोग 20 मिनट 20 या 22 मिनट में हम लोग 20 प्रश्न कर रहे हैं, मतलब 1 मिनट का एक प्रश्न है। इतना जल्दी इतना फास्ट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा और सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और टॉपिक वाइज। सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे द्वारा जो प्रश्न आपके को प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो सारे प्रश्न टॉपिक वाइज, मिक्स्ड क्वेश्चन एक भी नहीं है। मतलब अगर ईंधन से प्रश्न है तो ईंधन से प्रश्न मिलेंगे, अगर आपका परमाणु से प्रश्न है तो परमाणु से मिलेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि टॉपिक वाइज आपके प्रश्न और इतने फास्ट, मतलब 1 मिनट का एक प्रश्न है। लास्ट प्रश्न, पाक गैस रिक्तिस्तान का मिश्रण है। ये बहुत कम लोगों ने देखा होगा इसको। पाक गैस रिक्तिस्तान का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब CO2 और CO। अगला है ऑप्शन नंबर बी ब्यूटेन और प्रोपेन। अगला क्या है, ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन नंबर सी मीथेन और एथिलीन। ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप लोग इस प्रश्न को जरा 2-3 बार पढ़ो। पाक गैस रिक्तिस्तान का मिश्रण है। पाक गैस रिक्तिस्तान, पाक मतलब पकाने वाली गैस। पकाने वाली मतलब ऐसे दिमाग को पकाने वाली नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी पाक गैस, अगर आप ऑप्शन में देखिए दिमाग से संबंधित तो कोई प्रश्न आ नहीं रहा है, तो पाक मतलब हम लोगों ने पिछले पढ़ा था कि LPG, मतलब इससे भोजन पकता है। ब्यूटेन प्रोपेन, मुख्य घटक क्या होते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो पाक गैस मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ब्यूटेन और प्रोपेन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर, ब्यूटेन और प्रोपेन। तो प्रश्न नंबर 20 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन और प्रोपेन। ये पाक को हम इस प्रकार से भी थोड़ा सा अपन सोच के भी रख सकते हैं कि पाक मतलब पकाने वाली गैस। पकाना दिमाग पकाने वाली नहीं, मतलब खाना पकाने वाली गैस। अधिकतर ब्यूटेन और प्रोपेन इसमें आ जाती है। तो स्वाभाविक ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर रहेगा। ये रहे आपके 20 प्रश्न। और मेरे द्वारा ये 20 प्रश्न आपको कैसे लगे, टॉपिक वाइज मैं 20 प्रश्न लेके आ रहा हूँ, तो इसमें आप लोग जरा सी भी कंजूसी ना करें, लाइक करने में, कमेंट्स करने में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में, और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरी प्रत्येक दिन की आपको क्लास आपको अपडेट मिलती रहे, यूट्यूब पे आपके नोटिफिकेशन आते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।